नमस्कार, अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। बीजेपी बूथ और विजय। जी हां, चुनावी रणनीति में माहिर बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए भी अलग अलग अंदाज में प्लानिंग कर रही है। बीजेपी का फोकस अब माइक्रो मैनेजमेंट पर दिख रहा है। पार्टी ने हर बूथ की जिम्मेदारी 5 नेताओं को सौंपी है। इनमें 3 नेता स्थानीय तो 2 नेता बाहरी होंगे। बीजेपी का यह दावा है कि उसका ये माइक्रो मैनेजमेंट उसकी जीत का रास्ता आसान करेगा। इधर कांग्रेस की बात करें तो बूथ को मजबूत करने के लिए फिलहाल उसकी कोई खास रणनीति सामने नज़र नहीं आ रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट इस बार भी उसकी जीत में अहम रोल निभाएगा, और क्या कांग्रेस के पास ऐसी कोई रणनीति है जिसके दम पर वो बीजेपी को टक्कर दे पाएगी। आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बीजेपी की माइक्रो रणनीति। क्लीन स्वीप करने उतरी बीजेपी। हर वक्त चुनाव के मोड में रहने वाली बीजेपी ने 24 के चुनाव से पहले अब माइक्रो मैनेजमेंट पर फोकस करना शुरू कर दिया है। बूथ को मजबूत करने के लिए पार्टी ने 5 नेताओं को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। इनमें 3 नेता स्थानीय तो 2 नेता बाहरी होंगे। ये सभी नेता हर बूथ पर चुनावी बागडोर संभालने के लिए तैनात रहेंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी ने लोकसभा टोली भी बनाई है। मुरैना लोकसभा टोली की बैठक भी हुई, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा समेत कई दिग्गजों ने कैसे टोली को आगे काम करना है इसका मंत्र दिया। और अब बीजेपी नेता भी ये दावा कर रहे हैं कि उनका माइक्रो मैनेजमेंट उन्हें 29 की 29 लोकसभा सीटों पर प्रचंड जीत दिलाएगा। प्रत्येक बूथ पर 370 से ज्यादा वोट बढ़ाए जा सके, इसके लिए लगातार अभियान चल रहे हैं। पहले भी लगातार 3 महीनों में अभियान चले हैं, चाहे दीवार लेखन हो, चाहे मतदाताओं से सुझाव लेने के अभियान हो। आगामी दिनों में चुनाव में जीत और अधिक सुनिश्चित करने के लिए, ज्यादा मतों से सुनिश्चित करने के लिए कुछ और अभियान भी हैं जो संगठन के स्तर पर चलाए जा रहे हैं। लेकिन निश्चित ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अब केवल जमानत बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। इधर बीजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट पर काम शुरू कर दिया है, तो कांग्रेस की तैयारी अभी दिख नहीं रही। वो टिकट के बंटवारे में ही उलझी हुई है, या यूं कहें कि कांग्रेस कैसे अपने बूथ को मजबूत करेगी, इसकी रणनीति का खुलासा अभी उसने नहीं किया है। लेकिन कांग्रेस नेता ये जरूर कह रहे हैं कि उनकी तैयारी पूरी है और वो बीजेपी को कड़ी टक्कर देंगे। कांग्रेस वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में केंद्रीय स्तर के नेता और प्रदेश स्तर के नेताओं की टीम बनाकर एक दिशा निर्देश के साथ बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को टीम में तैनात करेंगे और प्रत्येक कार्यकर्ता को दायित्व सौंपा जाएगा कि कांग्रेस की रीति नीति और जो कांग्रेस का घोषणा पत्र जन जन तक पहुंचे वाली मजबूती के साथ हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला करने के तैयार है। एक नई ऊर्जा और नए जोश के साथ हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे। बूथ स्तर के कार्यकर्ता इसके लिए तैयार है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट उसकी जीत में अहम भूमिका निभाता है, फिर चाहे बात पन्ना प्रमुख की करे या फिर पेज प्रमुख की। और अब बीजेपी बूथ को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। कुल मिलाकर पार्टी इस कोशिश में है कि माइक्रो मैनेजमेंट के सहारे वो प्रदेश में क्लीन स्वीप कर इतिहास रच दे। हालांकि अब चुनौती कांग्रेस के सामने है कि वो कैसे बीजेपी की इस रणनीति का तोड़ निकालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। धन्यवाद। शुक्ला जी, मैनेजमेंट में तो बीजेपी वैसे ही माहिर मानी जाती है, चाहे वो सीटों का मैनेजमेंट की बात हो, बूथ के मैनेजमेंट की बात हो, वोटों के मैनेजमेंट की बात हो, या कुछ और दूसरे मैनेजमेंट। लेकिन जो तैयारियां इस बार दिख रही हैं कि 8% वोट शेयर ज़्यादा मिला है विधानसभा चुनाव में, बावजूद उसके पार्टी नीचे तक कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए जो एक लक्ष्य निर्धारित किया है, या ये कहें जो शीर्ष नेतृत्व ने, जैसे मोदी जी ने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि हर बूथ पे उनको 370 वोटें जो है जुटाना है, बढ़ाना है। इसके अलावा एक लक्ष्य उन्होंने ये भी रखा है कि इस बार 400 सीटें जो है एनडीए को चाहिए, जिसमें 370 अकेले जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। और भारतीय जनता पार्टी जो भी लक्ष्य निर्धारित करती है उसको हासिल करने के लिए वो सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ती है, जबकि विपक्षी दलों में कहीं कुछ इस तरह की तैयारियां नहीं दिख रही जिस तरह से बीजेपी तैयार है।
65,000 से ज्यादा बूथ हैं और हर बूथ पर जो है, जैसा भी आपने बताया कि 5 नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी जा रही है, 3 स्थानीय होंगे, तो जो बाहर के होंगे वो निगरानी रखेंगे कि जो जिम्मेदारी दी गई है स्थानीय नेताओं को उसको ठीक ढंग से पूरा कर रहे हैं। ये चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल चुनाव नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर भी हर चुनाव को लेकर जिस तरह से गंभीर रहती है, जिस तरह से उसकी तैयारी होती है, वो काबिले तारीफ है। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी पार्टी, अगर मध्य प्रदेश के संबंध में बात करें या पूरे देश के संदर्भ में बात करें, तो कांग्रेस ही नजर आती है। लेकिन कांग्रेस में देखिए किस तरह से भगदड़ मची हुई है। तो सबसे पहले तो पार्टी के सामने जो संकट है वो ये है कि अपने नेताओं को, अपने लोगों को एकजुट करने का संकट है। जब ये एकजुट होंगे तब जाकर कहीं जो है ये बूथ की तरफ ध्यान दे पाएंगे। तो फिलहाल कांग्रेस की तैयारी जो है वो बीजेपी के मुकाबले बहुत ही कमजोर है और कहीं ऐसा दिख भी नहीं रहा है कि कोई रणनीति बनाकर जो है वो चुनाव में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि एक तरह से कांग्रेस ने जो है मैदान छोड़ दिया है और वो एक औपचारिकता निभाने के लिए भले वो मौजूद रहे वो चुनाव में, बाकी उसकी कोई तैयारी ऐसी दिख नहीं रही कि जिसके चलते वो भारतीय जनता पार्टी की चुनौती का सामना करे। तो प्रभु जी 40% वोट शेयर, उसके बाद भी अगर कोई पार्टी इस तरह मैदान छोड़ दे, जबकि कई सारी उसमें खुशी होने के कारण भी थी कांग्रेस के पास, ऐसा नहीं कि अकेले विधानसभा चुनाव हार गए 2023 में, लेकिन कुछ सीटों पर उनका वोट शेयर, बाकी तमाम चीज़ें जिन पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और उसके बाद अगर ये हंस रहे तो उसका सीधा सीधा कारण क्या मान रहे हैं आप? देखिए मनोज जी, कांग्रेस पार्टी मैदान नहीं छोड़ रही, कांग्रेस के नेता मैदान छोड़ रहे हैं, जिनको इतने साल से पाल पोस कर बड़ा किया गया था, वो मैदान छोड़ रहे हैं। उनको लगातार जो है वो कर्मण्य घोड़े साबित हो रहे हैं कि आपने उनको एक्सरसाइज नहीं कराई, बराबर उनसे काम नहीं लिया, उनको बस दिखा सजावटी वस्तु बना के उनको रखे रहे और वो लग रहा था कि ये बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े करोड़ लाख रुपए इसकी कीमत है, लेकिन जब आपने उसको रेस में उतारा तो फिसड्डी साबित हुए। तो लगभग वो स्थिति है। कांग्रेस पार्टी जरूर मैदान में है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालने के बाद अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल चुके हैं। लगातार पार्टी की बैठकें हो रही हैं, भले अभी प्रत्याशी पूरे तय नहीं कर पाए, लेकिन प्रत्याशी तय करने के लिए बैठक हो रही है। इंडिया गठबंधन को लेकर उनकी बातचीत चल रही थी और सीटों का समझौता कई जगह हो रहा है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी तो मुकाबले में आना चाह रही है, वो सत्ता हासिल करना चाहती है, क्योंकि उसके साथ जो हो रहा है वो उसको बदलना चाहती है, जो भी स्थितियाँ हैं। कांग्रेस के नेताओं के साथ दिक्कत है कि वो ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। कि प्रदेश में एक बड़ी चीज़ देखने को आई है, मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में लंबे समय से, यदि 1980 के समय से यदि हम देखें, तो जिन नेताओं के पास अभी कांग्रेस की कमान थी, सन 1980 से वो लगातार कांग्रेस के सर्वे सर्वा बने हुए थे प्रदेश में। चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे माधवराव सिंधिया, फिर उनके बाद पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए, फिर विवेक तनखा, सुरेश पचौरी, तमाम नेता जो है वो कांग्रेस के वो थे जो लंबे समय से कांग्रेस में मठाधीश की भूमिका में थे, पदों पे थे। उनके अपने समर्थकों की फौज, जब कांग्रेस का स्वर्ण काल चल रहा था, चाहे वो विपक्ष में भी रही अभी 15 साल में मध्य प्रदेश में, तब भी वो लोग प्रमुख भूमिका में रहे पार्टी की। अब ये है कि प्रदेश नेतृत्व बदल गया, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष युवा आ गया, तो इनको, इन नेताओं को ये लग रहा है कि उनका आधार खत्म हो गया। उनके समर्थकों को भी लग रहा है कि हमारे नेता की तो अब चलेगी नहीं, तो हमारा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पार्टी के प्रति वो वफादार नहीं थे, वो उस नेता के प्रति वफादार थे। तो भगदड़ की मुख्य वजह ये है। दूसरा कारण एक जो बीजेपी जो माहौल बना दी है, जैसा अशोक जी भी बता रहे हैं कि अब की बार 400 पार, भले बीजेपी कह रही कि बीजेपी केवल 300 सीट जीतेगी, लेकिन अब पोस्टर देखिए, बीजेपी नेताओं के बयान देखिए, वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार, और बीजेपी के लिए बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर एक जो माहौल बनाया गया है अब की बार 400 पार का, और मध्य प्रदेश जैसे राज्य में, जबकि कांग्रेस को लग रहा था कि विधानसभा चुनाव में उसकी सरकार बनने वाली है, प्रेक्षकों को भी लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, लेकिन 163 सीटों के साथ बीजेपी की सरकार प्रदेश में बन गई। तो ये जो माहौल जो ये आया है, उसको देखते हुए एक दूसरा ये कारण है भगदड़ का। बीजेपी की जहाँ तक हम बात करें, जो जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, बूथ पर जो 5 नेता लगा रहे हैं, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मोदी जी एक नया नैरेटिव उस देश में सेट करना चाह रहे हैं। मोदी जी एक गाली याद रखे हुए हैं। कल उन्होंने कहीं कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने तो उनको 108 गालियां दी हैं, उनको औरंगजेब कहा गया है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि 108वीं बार उनको साथ अपशब्द का प्रयोग किया गया है। तो वो व्यक्ति एक एक बूथ तो मजबूत करेगा, एक एक पॉइंट मजबूत करेगा। क्यों? क्योंकि उनको ना तो सिर्फ जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ना है 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बनने का, बल्कि उनको राजीव गांधी का भी रिकॉर्ड तोड़ना है 400 से ज़्यादा सीटें, 414 से ज़्यादा सीटें जीतने का। तो एक ऐसा देश में एक ऐसा भूमिका में वो आना चाहते हैं कि मोदी के ना तो पहले कोई था, ना मोदी के बाद कोई होगा।
तो वो एक जो विशिष्ट स्थिति को अर्जित करने की कोशिश, क्योंकि उसके वो उनका सही भी है उनका ये टारगेट, क्योंकि बीजेपी उस मुकाम पे है, उनके संगठन की क्षमता है, कार्यकर्ताओं का बल है और संसाधन भरपूर हैं, सरकार में है, और उन्हें विपक्ष जिस स्थिति में दिख रहा है, जिस स्थिति में उनने विकास करके दिखाया है, उनने 370 जैसा कानून बदल दिया, उनने 3 तलाक जैसा कानून ले आए, वो उन्हें एयर स्ट्राइक कर दी, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, तो बीजेपी ने करके दिखाया भी है। राम मंदिर राम मंदिर आ गया उनके कार्य में, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिससे वो विश्वास जनता में उनके प्रति बढ़ा है। तो निश्चित तौर पर वो जो लक्ष्य साधने जा रहे हैं तो उसकी कोशिश उनकी है, उसी कड़ी में ये सारी तमाम कवायदें होती हैं हमको दिखाई दे रही है। ब्रजेश जी, बूथ मैनेजमेंट शब्द सुनने वाला अच्छा लगता, कांग्रेस ने ही प्रयोग किया, हालांकि उसको सफलता भी मिली 2018 में, लेकिन फिर उसके बाद विसरा दिए गए। और अब बीजेपी की जो तैयारी, उम्मीदवार घोषित हो गए, क्लस्टर वाइज बैठकें हो रही हैं कि पहले दौर में जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव होना उसकी बैठक हुई, दूसरे दौर में जिनका चुनाव होना है, वोटिंग होना है जहाँ, उसकी गुरुवार को बैठक हो गई है। और कांग्रेस में अभी हम देख रहे हैं कि ये जद्दोजहद ही चल रही है कि नेता तो जा ही रहे हैं छोड़ के, जो बचे हैं उनको निपटाने का खेल भी आपस में चल रहा है कि एक नेता कह देता फलाना नेता लड़ेगा तो मैं लड़ लूंगा, दूसरा कहता वो लड़ेगा तो मैं लड़ लूंगा। देखिए मनोज जी, पहले बीजेपी की हम बात करें तो करत अभ्यास की उसी तरीके पे हमने चला है कि बूथ मैनेजमेंट उन्होंने किस तरह से किया है, वो एक के बाद एक उसे मजबूत करते चले आ रहे हैं। जो पटेरिया जी भी बता रहे थे अभी, किस तरह से वो त्रिदेव लेकर आए हैं, हर बार वो कोई नया कंसेप्ट लेकर आते हैं कि बूथ किस तरह से मजबूत हो जाए। चाहे वो 370 एक बूथ पर वोट जुटाने की बात की हो, प्रधानमंत्री ने लक्ष्य दिया हो, तो उनका लक्ष्य तो साफ है, वो अर्जुन की तरह लक्ष्य को देख रहे हैं और उसको हासिल करने का जी जतन भी कर रहे हैं। रही बात कांग्रेस की मनोज जी, कांग्रेस भी प्रयोग करती है और वो सोचती है कि बीजेपी के संगठन से हमें मुकाबला करना है तो उसके जैसा संगठन बनाना है, ये कोशिश भी करती है। लेकिन उसमें कोशिश मैंने कहा पार्टी नहीं करती है, नेता कोशिश करते हैं। एक नेता आया, उसको लगा कि ये फार्मूला अच्छा चलता है, इस फार्मूले पे हम आगे बढ़ते हैं। कमलनाथ जी आए, उन्होंने कहा कि साहब दमोह फार्मूला था, एक उपचुनाव जीत गए, उस फार्मूले पे आगे बढ़े। फार्मूला क्या था? कुछ नहीं था, हवा में था। फिर आए कमलनाथ अपने क्षेत्र से कि किस तरह से विकास होगा, छिंदवाड़ा मॉडल पे आ गए वो, बोले कि छिंदवाड़ा के मॉडल की भी हवा निकल गई, तो उनका हवा में रहता है, पूरा कागजों में रहता है। अब एक नया मॉडल आ गया कि नेता बच गए, समर्थक सारे जा रहे हैं और सब पुत्र के खिलाफ चिट्ठी पत्री लिख के जा रहे हैं। निश्चित पिताजी तो बहुत बढ़िया आदमी, बेटे का नेतृत्व स्वीकार नहीं है। तो देखिए, पुत्र मोह में तो महाभारत भी हो गई है मनोज जी। तो पुत्र मोह में यदि आप अपने समर्थकों को जो लगातार आपसे वफादारी करते आए इतने साल तक, आपकी ने जो कहा, आपने कहा इस्तीफा दे दीजिए, इस्तीफा दे दिया, आपने कहा टिकट मिलेगा चुनाव लड़िए, आपने नहीं दिया टिकट, तब भी आपके साथ रहे। तो जो आपके साथ लगातार रहे हैं, आप यदि उनको नज़रअंदाज करोगे, जो आरोप लग रहे हैं कि नकुलनाथ के द्वारा नज़रअंदाज की जा रही, और इतने सीनियर नेताओं के ऊपर आप जिस तरह से बिठा दोगे, वैसे ही तो कांग्रेस का हाल होगा। यदि ये मध्य प्रदेश के हाल क्या है, ये तो पूरे देश में कांग्रेस का हाल है कि अच्छे अच्छे नेता उनके मायूस होकर घर बैठ गए या उन्हें किनारे कर दिया गए, क्योंकि एक नेता, एक पुत्र को आपको आगे बढ़ाना थी, उसको नेता बनाना थी। तो ये कांग्रेस का दस्तूर है, एक तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक वैसा ही चलता है। तो इस वजह से कांग्रेस के हालात हो गए। अब वो बूथ मैनेजमेंट करें कैसे? यदि उन्होंने यूथ कांग्रेस को जिम्मेदारी दी, एक बूथ पर 10 यूथ जुटाइए, आप देखिए कागजों में भी नहीं जुटा पाए। सार्वजनिक मंच से उनके प्रभारी ने कहा, उनके प्रभारी बदले, वो मंडलम सेक्टर की हवा निकल गई, जो एक तरह से एक अच्छा प्रयोग था, जिसके कुछ फायदेमंद भी दिखा, असर भी दिखा उसका विधानसभा चुनाव में। इसके बाद हम देखते हैं कि वो नेताजी प्रभारी को बदला, मंडलम सेक्टर गायब हो गए। कोई आगे नहीं बढ़ाना चाहता है, वहाँ पे नेता प्रभावी हैं ना कि संगठन। जब तक आप संगठन को मजबूत नहीं करोगे, संगठन को नहीं गढ़ोगे, तब तक जो पार्टी के प्रति वफादार होगा वो पार्टी के लिए मेहनत करेगा। बीजेपी में तो कमल का फूल देखते हैं, पार्टी को देखते हैं, नेता को नहीं देखते हैं। नेता बड़ा सा बड़ा छोड़ कर चला जाता है, उसके साथ चंद कार्यकर्ता जाते हैं, पार्टी को कोई कुछ नहीं बिगड़ता है। आप देखिए वहाँ पे हार जाते, उमा भारती मध्य प्रदेश में हार जाती, बड़ी लीडर थी। आप कल्याण सिंह को देख लीजिए, ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं। लेकिन आप बीजेपी की बात अलग है और कांग्रेस में जमाने चल रहा, बलराज मधोक जैसे बड़े लीडरों के साथ ही हो। अब कांग्रेस में देख लीजिए, ज्योतिराज सिंधिया जाते हैं तो सरकार गिर जाती है। अब सुरेश पचौरी आ गए हैं, अब कमलनाथ के समर्थक आ रहे हैं, तो वहां पे जो समर्थक आ रहे हैं उसकी वजह से कांग्रेस कमजोर होती जा रही है, क्योंकि उनका छत्रप कमजोर होगा, उनका नेता कमजोर होगा तो कांग्रेस कमजोर हो जाएगी। बीजेपी में नेता कमजोर होगा, आप उसे बाहर कर दोगे तब भी संगठन कमजोर नहीं होगा, क्योंकि संगठन की ताकत है वहां पे। संगठन वहां पे अपने कार्यकर्ताओं को गढ़ता है। वहां
और कांग्रेस में नेता अपने कार्यकर्ता अपने समर्थक जुटाते हैं, वो जब तक वो रहते हैं ब्लॉक अध्यक्ष उनका बनेगा, जिला अध्यक्ष उनका बनेगा, कार्यकारिणी उनकी बनेगी, टिकट किसको मिलेगा पार्षद से लेके पंचायत तक के चुनाव में, विधायक तक के में, तो वो उनके समर्थक होंगे कि पार्टी के होंगे। पार्टी जब ये देखने लगेगी कि ये कार्यकर्ता अच्छा है, ये बेहतर काम करता है, संगठन के लिए काम करता है, तो नेताओं को छत्रपों को नजरअंदाज करके वो उसको टिकट देगी, तो वो पार्टी के प्रति वफादार होंगे। वो तो कोई राहुल गांधी का आदमी है, कोई सोनिया गांधी का आदमी है, अब तो दोनों ही पीढ़ियों में द्वंद्व हो रहा है। तो आप देखिए उसकी वजह से क्या ये हालात स्थिति हम देख रहे थे। लेकिन शुक्ला जी, हम देख रहे हैं बूथ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तमाम, कि कांग्रेस के पास तो उतना वक्त भी नहीं बचा है, तो बेहतर यही है कि जो उनका वोट शेयर है विधानसभा का उसको इंटैक्ट रख लें, उसके लिए काम करते रहें। नहीं, उससे देखिए कोई आपको बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि आपका संगठन किस तरह से मजबूत होगा, आप अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह का लक्ष्य देते हैं और कार्यकर्ता आपके उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितना समर्पित होता है। तो कुल मिला के है कि जब तक आपका नेतृत्व चमत्कारिक नेतृत्व नहीं होगा, तब तक ना तो कार्यकर्ता आपके प्रति समर्पित होगा और ना ही वो लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोई प्रयास करेगा। बिल्कुल। कांग्रेस के कार्यकर्ता निराश हैं। एक उम्मीद जो उनको लग रही थी कि 2023 में कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे वो, और उस वक्त भी कमलनाथ ने जो है बूथ मैनेजमेंट की बात की थी, उन्होंने कोशिश भी की थी, वो कामयाब नहीं हुई, एक अलग बात है। तो 2023 की जो करारी हार है कांग्रेस की, उसके चलते अब लोकसभा चुनाव चूंकि बहुत ही नजदीक थे, 4-5 महीनों के अंतर में चुनाव हो रहे हैं, तो कांग्रेस अभी उससे हार से उबर नहीं पाई है, इसलिए ना तो वो अपने संगठन को मजबूत कर पा रही, और इस बीच में जिस तरह की एक भगदड़ मची हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आपके पास में चमत्कारिक नेतृत्व नहीं होगा, तब तक आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, संगठन को भी मजबूत नहीं कर पाएंगे, कार्यकर्ताओं को भी जो है आप प्रेरित नहीं कर पाएंगे, और ना ही उनको आप कोई जिम्मेदारी दे पाएंगे। देश की जनता एक चेहरा चुनती आ रही है। कभी नेहरू के चेहरे पर जो है चुनाव लड़ा जाता था और देश की जनता नेहरू के चेहरे की दीवानी थी। उसके बाद ये स्थिति इंदिरा जी की हुई, हालांकि इनके साथ में कुछ काम भी जुड़ जाते हैं। फिर यही स्थिति हम लोगों ने अटल जी की भी देखी। अटल जी के नाम पर किस तरह से लोग वोट देते थे। और 2014 में देखिए मोदी जो थे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वहां गुजरात का कोई मॉडल, लेकिन देश के लोगों को एक चेहरा अच्छा लगा जो मोहन सिंह से ज्यादा अच्छा चेहरा था। और फिर जब मोदी आए तो उन्होंने कुछ काम भी इस तरह से करके दिखाए, बड़े फैसले लिए, कड़े फैसले लिए, इस बात की चिंता के बगैर फैसले लिए कि उनकी सरकार चली जाएगी या बची रहेगी। तो मोदी जो है चमत्कारिक नेतृत्व के साथ में आज देश की जनता के बीच में है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई बूथ मैनेजमेंट या कुछ भी आप करेंगे। फिलहाल तो आप जो मोदी हैं, मोदी से जो मुकाबला है और जो मोदी की जो टीम है या जो उनकी रणनीति है, उसके मुकाबले कांग्रेस जो है उसके पास ना तो कोई रणनीति है, ना कोई सोच है, ना संगठन है। कांग्रेस बहुत बिखर रही है, और बिखरती हुई कांग्रेस जो है एकजुट होकर चुनाव लड़ पाएगी, इसकी संभावना बहुत कम है। तो लेकिन प्रभु जी, अशोक जी, चमत्कारिक नेतृत्व कहाँ से लाएंगे? आसमान से तो उतरेगा नहीं, तैयार तो आपको ही करना पड़ेगा। तो आप गलत घोड़े पे दाव लगा रहे हैं, मतलब जो पटेरिया जी पहले कह रहे थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ब्रजेश। तो लेकिन प्रभु जी, अभी तो हम बूथ की बात कर रहे हैं, फिर हमने देखते हैं हर चुनाव में पूर्णकालिकों की एक लंबी फौज निकलती है, विजयव्रती कार्यकर्ता निकल आते हैं, आस पड़ोस के राज्यों के जो नेता हैं उनकी एक लंबी चौड़ी टीमें पहुंच जाती हैं। तो ये सब भी तो एडिशनल फैक्टर है जो बीजेपी को और मजबूत करेगा और कांग्रेस के सामने नया संकट पैदा करेगा। देखिए मनोज जी, बीजेपी की यदि हम उपलब्धियों की बात कर रहे हैं या बीजेपी की संभावनाएं जता रहे हैं बहुत अच्छी, तो उसके पीछे उस पार्टी का बहुत लंबा संघर्ष है और लगातार तैयारी है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये है, जैसे मोदी जी अभी कह रहे हैं, आप सुन रहे होंगे कि उन्होंने कहा कि हमने तो तीसरे टर्म के 100 दिन की कार्य योजना बना ली है। बिल्कुल। हम 2047 का विजन को सामने में रखकर, चुनाव को सामने में रखकर चल रहे हैं कि तब देश का विजन क्या होगा और तब 100 साल आज़ादी हो जाएंगे, तब देश किस दिशा में जाएगा। तो उसी तरीके से बीजेपी चुनाव जीतने के अगले दिन से अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाती है, अपने कार्यकर्ताओं को लगातार काम पे लगा के रखती है। कार्यकर्ता एक ऐसा है जिन्न टाइप का कहें कि जिसको काम नहीं मिले तो वो खुद ही आपको नुकसान पहुंचाएगा, भस्मासुर बन जाएगा। तो उसको काम पूरे समय काम में लगा के रखिए, बीजेपी की फितरत है और ये वो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। बीजेपी को यहाँ पहुँचने में हमने देखा जनसंघ बनाया, उनने जनसंघ सफल नहीं हुआ, फिर जनता पार्टी में जुड़े, जनता पार्टी से उन्हें भारतीय जनता पार्टी बनाई, 2 सीटें जीते, हतोत्साहित नहीं हुए। बिल्कुल। लगातार लगे रहे, अपने दरी चादर उठाते रहे, संगठन को बढ़ाते रहे, कार्यकर्ता गढ़ते रहे और इस स्थिति पर पहुंचे कि अब सरकार में। कांग्रेस के साथ ये स्थिति थी कि वो सरकार में थी तो उनके साथ उन्होंने वैसी मेहनत नहीं की। सेवा दल कांग्रेस के पास भी था, यदि बीजेपी के पास है तो उनके पास भी सेवा दल था, एक ऐसा संगठन जो
दलित चादर उठाने से लेकर कार्यकर्ता तैयार करने के लिए काम करता था, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया। एनएसयूआई से आपके जो यूथ जो आते थे निकल कर अच्छा नेतृत्व तैयार होता था, भविष्य का वो जो युवा कांग्रेस से होकर कांग्रेस में आता था। आपने उसके चुनाव पद्धति ही पूरी बदल दी, जहाँ स्वस्थ परंपरा से जहाँ चुनाव होने थे। राजनीति जो करता है आदमी, तो आखिर में तो यदि आप सांडों की लड़ाई में उतारेंगे तो सांड को लड़ना सिखाएंगे ना। बिल्कुल। आप तैयार करेंगे उसको, आपने तैयार किया नहीं और सीधे उतार दिया लोकसभा चुनाव के मैदान में, विधानसभा चुनाव के मैदान में, तो कैसे जीतेगा वो? स्टूडेंट पॉलिटिक्स में यदि वो चुनाव लड़ना सीखेगा, परिमार्जित होते होते ऊपर तक आएगा, तो उसको सारी कलाओं का ज्ञान होगा, कब क्या करना है। और हमने देखा जीतू पटवारी है, कुणाल चौधरी है, विपिन वानखेड़े है, अच्छे युवा नेता निकल कर आए यूथ कांग्रेस से। तो ये जो कांग्रेस की जो कमजोरियां रही, धीरे धीरे उनको नुकसान पहुंचा रही। कांग्रेस को अपने आप को खत्म नहीं हुई है कांग्रेस, वोट परसेंट अभी भी शुरुआत वही पार्टी है। उस पार्टी अभी भी वो तैयारी कर सकती है, अभी भी वो रिवाइवल कर सकती है। आप राहुल गांधी पर दोष मत दीजिए, आप जीतू पटवारी को दोष मत दीजिए, पूरा संगठन को एक तरीके से बदलने की कोशिश कीजिए, लगातार काम कीजिए। चुनाव आता है तो जनेऊ मत पहनिए, आप बगैर चुनाव के भी जनेऊ पहन के मंदिर जाइए, क्यों नहीं, जो आपको हिंदू वोट मिलेगा। चुनाव आता है तो आप किसी और धर्म के उसके धार्मिक स्थल पर मत जाइए। चुनाव आता है तो आप यूँ ऐसे बयान मत दीजिए, उसके लिए फिर आप लगातार वो कीजिए। आप जैसे बीजेपी के नेता आते हैं जो दलितों के यहाँ भोजन करने जाते हैं, किसी के ओबीसी के घर जाते हैं, किसी आदिवासी के यहाँ रात गुजारने पहुंच जाते हैं, आप वैसा लगातार कीजिए। ये नहीं कि चुनाव आया एक दिन तो वोट के लिए आप करेंगे, बाकी समय आप विदेश घूमने चले जाएंगे। तो नेता को भी एक आदर्श स्थापित करना पड़ेगा, उस आदर्श को देख के आपका कार्यकर्ता उस रास्ते पर चलता है। जो बीजेपी के नेता करते हैं, तो कांग्रेस के पास संभावनाएं हैं। आप भूल जाइए 24 के चुनाव को, आप 29 की तैयारी कीजिए, उसके आगे के चुनाव की तैयारी कीजिए, लेकिन धीरे धीरे कीजिए, तो बदलाव कीजिए। लेकिन प्रभु जी कैसे करें? आप देखिए यूथ कांग्रेस में उन्होंने प्रयोग किया कि यूथ को आगे लाएंगे, तो वहाँ नेता पुत्र हावी हो गए, चुनाव वहाँ कराए, चुनाव में धांधली हो गई। तो कोशिश तो आला कमान करता है, कहीं ना कहीं दिखता है करते हुए, लेकिन सफल क्यों नहीं होता? लेकिन उसको सख्ती से भी तो करना होगा ना। केवल आपने देश कई धर्मों वाला, कई भाषाओं वाला देश एक संविधान से चलता है। तमाम राजनीतिक दलों के भी अपने अपने संविधान बने हुए हैं, जिसका कि तमाम दल पालन कर सकते हैं। चाहे तो आप अपने उसमें प्रावधान कर दीजिए कि नेता पुत्र को तुरंत राजनीति में नहीं लिया जाएगा, उसको 5 साल तक तो जो है बूथ का काम करना होगा, उसके अगले 5 साल उसको मंडल में काम करना होगा। उसके बाद आप क्राइटेरिया बना सकते हैं उसको लाने के लिए। पैराशूट लैंडिंग क्यों नहीं, ये आप कह रहे हैं प्रभु जी, चिंतन बैठक में सारे निकाले थे ना उन्होंने फार्मूले। बाल कांग्रेस जो बनाई थी उन्होंने, उस तक में जो कमान थी वो नेताओं के पुत्रों को मिल गई थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वो यदि कांग्रेस को वाकई में मुकाबला करना है, सत्ता में आना है, देश को चलाना है, और यदि जो परिस्थितियां जिनको कह रहे हैं बहुत खराब परिस्थितियां, इसको बदलना है, तो उनको पहले खुद को बदलना होगा, तब जाकर वो इस मुकाबले की स्थिति में आ पाएंगे। अभी जैसी स्थिति हो कि एक पार्टी का तो चुनाव प्रचार का एक राउंड पूरा हो चुका है और आप अभी तक प्रत्याशी तय नहीं कर पाए, तो इस डिलेमा से उनको निकलना होगा। तो ब्रजेश जी, लग रहा है कि नेता खुद को बदल पाएंगे, क्योंकि वो संगठन को तो बदलने की स्थिति में है नहीं। देखिए मनोज जी, कांग्रेस लगातार टूटती भी रही है, 70 बार टूट चुकी है, लेकिन कांग्रेस में वैसा फर्क नहीं आया। अब आ रहा है, जिस तरह से नेता टूट रहे हैं, नेता जा रहे हैं, वो छत्रपों को मजबूत करती रही है, यही उसकी ताकत थी। तो छत्रप अपने बेटों को तो आगे बढ़ाएंगे, तो छत्रप एक छत्रप दूसरा छत्रप पैदा करता था। हम देखते हैं कि सुभाष यादव थे छत्रप, तो अरुण यादव छत्रप बन गए। कमलनाथ थे छत्रप, तो आप देख लीजिए नकुलनाथ छत्रप बन गए। माधवराव सिंधिया छत्रप थे, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया छत्रप बन गए। सुरेश पचौरी ने किसी को आगे बढ़ाया नहीं है, तो वो आप देखिए कहाँ पर है। दिग्विजय सिंह के बेटे अब छत्रप बनने की कगार पर हैं, अर्जुन सिंह के बेटे छत्रप बन गए। तो वो तो छत्रप कहाँ से आएंगे उनके छत्रप? तो उन्होंने एक तरह से एक नेता को आगे बढ़ाया, उस नेता ने वो अपनी कमान एक तरह से जो राजशाही प्रथा होती थी उसी प्रथा को आगे बढ़ा दिया कि मेरा बेटा सिंहासन पे बैठेगा। तो ये कहीं ना कहीं जो पहले समाज सेवा का भाव होता था, हर समाज से हर क्षेत्र से छत्रप खड़े किए जा सकते थे, जो अर्जुन सिंह ने प्रयोग किया था, उससे कांग्रेस मजबूत होती रही। और फिर कांग्रेस ने ही क्या किया, कांग्रेस ने अपने जो जनाधार वाले नेता थे, छत्रप थे, उनको दरकिनार करना शुरू कर दिया। तो वो छत्रपों में भगदड़ मच गई, इस वजह से कांग्रेस की ये दुर्गति हो गई। तो जो प्रभु जी कह रहे हैं, या जीतू पटवारी की भाषा में हम कहें कि समतलीकरण हो रहा है, तो समतलीकरण या तो आप खुद ही कर लीजिए कि एक बार ही कर दिया कि हम नेता पुत्रों से मोह खत हारना तो है ही, या इतने नीचे जा चुके हैं जो 40% वोट आपकी इस दुर्गति के बाद भी बरकरार है, तो आप उससे ऊपर ही उठोगे, वो आपके दुख की घड़ी में भी साथ में, क्योंकि आपके साथ मजबूती से लगा है। तो यदि वो छत्रप भी नहीं खड़ा करोगे तब भी आपको 40% मिल रहा है, तो आप नए नेता खड़े करिए और ऐसे लोगों को लाइए जो जिनकी विचारधारा आपसे मिलती जुलती हो, जो आपको वैचारिक द्वंद्व की वजह से ना जाते हो, और जो आप में मतभेद
आ गए हैं, आप एक जो गाइडलाइन बनाओ, जो संविधान है आपकी पार्टी का, उसको फॉलो करो। ना आज जात की बात करो, ना जातिगत जनगणना की बात करो। जो राजीव गांधी कहते रहे, जो इंदिरा गांधी कहती रही, उस पर आगे बढ़िए। आज सफलता नहीं मिलेगी आपके फार्मूले को, आगे मिलेगी, लेकिन तत्कालिक आप लेकिन सत्ता राजीव में आना गांधी चाहते हो। जातिगत जनगणना के खिलाफ थे, पूरी कांग्रेस उसमें लगी। आनंद शर्मा ने आज ही एक 3 पन्ने की चिट्ठी लिख दी है जिसमें तमाम तरह के सवाल उठाए उन्होंने इसी जातिगत जनगणना को लेकर। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि आपको इन सब चीजों से बचना पड़ेगा ना, कि आपको आपकी विचारधारा पे, आप जिस पार्टी को, जिस तरह से पहले कांग्रेस क्या था, एक समुद्र की तरह था ना, जिस तरह उसमें सारी नदियां मिल जाती, तमाम विचारधारा के कम्युनिस्ट लेके सब मिलेंगे आपको कांग्रेस के अंदर, लेकिन वो उससे भटकी नहीं है, वो एक लाइन पर चलती रही। अब क्या हुआ, कोई द्वंद शुरू हो गया, वैचारिक द्वंद जो होता है ना कांग्रेस में, क्या जी कोई कह रहा है कि आस्था मेरी प्रभावित हो गई इसलिए मैं चला गया। क्या पहले हिंदू आस्था वाले कांग्रेस में नहीं थे क्या? लेकिन कहीं ना कहीं आला कमान वो रणनीति पर चला, उन बयानों पर चला जो प्रभु जी इशारा कर रहे थे कि इस वजह से कुछ लोग जो पार्टी में थे कि सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, वो वो आस्था से कहीं ना कहीं खिलवाड़ हुआ ना कि चाहकर भी कोई आवाज नहीं उठा पाता था। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है ना। प्रभु जी कुछ कह रहे थे आप? हाँ बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि केवल ये ना समझे कांग्रेस के नेता कि उनको यदि विपक्ष मिला है तो विरोध करने का मैंडेट मिला है, जो कि आमतौर पर विधानसभा में, लोकसभा में वो कहते हैं, उसी पर अमल करते दिखते हैं। आप उस मैंडेट का, विपक्ष का मैंडेट मिला है तो वॉचडॉग की तरह उसका इस्तेमाल कीजिए। अब अपनी नीति को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए। जब आपका विधानसभा, जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जातिगत जनगणना का मुद्दा फेल हो गया, चला नहीं ये कार्ड, तो उसको लोकसभा में चलाने की जरूरत क्यों है? जब वो टेस्ट में ही फेल हो गया तो उस दवाई को क्यों आप दे रहे हैं? मरीज बचेगा कैसे? और वो क्षेत्रीय पार्टियों के लिए है एक तरह से फार्मूला, वो उनको फायदा पहुंचाता। आप राष्ट्रीय दल हो, आपको नुकसान पहुंचाएगा। बिहार जैसे राज्य में है या दक्षिण भारत के राज्य में फायदा पहुंचा सकता है, तो पूरे हिंदी पट्टी में फायदा पहुंचाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। और जो ये फार्मूला लाए थे नीतीश कुमार, वो तो सबसे पहले बीजेपी के साथ चले गए, वो भी जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद अशोक जी। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की अपनी तैयारी है, कांग्रेस की अपनी दुविधा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो मैनेजमेंट में माहिर पार्टी है उससे कांग्रेस निपटेगी कैसे। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।